हेलो बच्चों, अल्फा इंस्टीट्यूट पे आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे निबंध लेखन। निबंध किस प्रकार से लिखा जाए या किस प्रकार से निबंध लिखना जो है सही होता है। अब निबंध में आपके पास बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं, तो अब सारा टॉपिक लिख लिख के बताना ये थोड़ा सा वो हो जाता है। ठीक है, तो निबंध किस प्रकार से लिखा जाए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से लिखते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्या हमको पढ़ना है, निबंध लेखन। ठीक है, तो चाहे आपका ट्वेल्थ हो, टेंथ हो, चाहे जो मतलब टेंथ या ट्वेल्थ, नाइन्थ में भी और एलेवेंथ में भी आपके हर जगह निबंध पूछा जाता है। कहीं 8 नंबर, 10 नंबर, ऐसे 7 नंबर ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो निबंध का अर्थ क्या होता है। अगर हम पूछें, मैं पूछूं कि निबंध का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे। निबंध नि प्लस बंध। अगर हम इसको देखें तो नी प्लस बंध होता है, अर्थात जो बंधा हुआ हो, जो कैसा हो, बंधा हुआ हो। अर्थात जो बंधा हुआ हो, किस में बंधा हुआ हो बताइए। जो बंधा हुआ हो, बंधा हुआ का अर्थ है जो एक शैली में, एक एक कार्यात्मक शैली में कहें, या फिर अपनी जो भी इसकी जो भी कंडीशन है, जो भी इसकी सीमा है, उस सीमाओं में बंधा हुआ हो। अब एक टॉपिक आपको मिल जाता है तो इस पे आप बहुत लिख सकते हैं। ठीक है, आप आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, लेकिन क्या वहां पे लिखना है और क्या नहीं लिखना है इसका चुनाव करना है। अब बहुत लंबा लिख देंगे, बहुत बड़ा लिख देंगे, तो क्या होता है, उससे कोई पढ़े, मतलब अगर आप ही देखिए, अगर आप ही पढ़ते हैं तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन आप देखते हैं, तो कोई कोई अगर आप ज़्यादा पेज का हो गया, मान लीजिए 5 पेज का हो गया, तो आप कहते हैं अरे बहुत बड़ा है, बहुत बोरिंग है, तो आप उसको नहीं पढ़ना चाहते हैं कि चलो तो हम कुछ और याद कर लेते हैं इस, या कोई लेसन है जो बहुत बड़ा है तो आप सोचते हैं कि चलो जाने दो, इस लेसन को छोड़ देते हैं अभी या बाद में पढ़ेंगे, या जाने दो इस लेसन को, एक लेसन नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, अथवा में क्वेश्चन आता है हम उसको करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए निबंध भी एक सीमा में लिखनी चाहिए। ठीक है, अब तो किसी किसी में सीमा दे देता होगा, शब्दों की सीमा, तो उसके हिसाब से आपको निबंध लिखना चाहिए। और निबंध लिखने का जो तरीका होता है ना, सॉरी, ठीक है, निबंध लिखने का जो तरीका होता है उसमें क्या आता है, पहले पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना। ठीक है, पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना, या फिर हम कह सकते हैं भूमिका। भूमिका बनाइए या फिर प्रस्तावना लिखिए। ठीक है, रूपरेखा में जितने भी, जैसे कोई भी टॉपिक आपको मिल गया, तो पहले उसके उसमें कितनी हेडिंग्स बन सकती हैं हम कहें, या तो अगर आप हेडिंग नहीं लिखना चाहते हैं तो प्रस्तावना, और बीच में जो होता है वो विषय वस्तु होती है, बीच में जो विषय वस्तु होती है, और उसके बाद लास्ट में उपसंहार होता है, लास्ट में उपसंहार। प्रस्तावना तो जो भी टॉपिक होता है आपका, उसके बारे में जो आप जानते हैं थोड़ा बहुत, मतलब क्या है कैसे है, वो उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद उस फिर उसका सीधा, उसकी सीधी परिभाषा, उस जैसे कंप्यूटर है तो पहले आप कंप्यूटर का के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद जब विषय वस्तु आएगी तो अब आप विषय वस्तु में हेडिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर का उपयोग, अब जैसे आपको कंप्यूटर है तो विषय वस्तु में आप क्या करेंगे, फिर एक आपने एक पैरा की ये हेडिंग बना ली प्रस्तावना की, फिर दूसरे पैरा की प्रस्तावना जब आप हेडिंग डालेंगे तो अब लिख सकते हैं आप कंप्यूटर के उपयोग, फिर आप लगा सकते हैं दैनिक जीवन में कंप्यूटर के उपयोग, कृषि के क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग, चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग, शिक्षा के क्षेत्र में। और आप दैनिक जीवन में देखें तो आप मोबाइल फ़ोन पे, जैसे कि कंप्यूटर से पहले लोग क्या करते थे, आपका कंप्यूटर से हम दैनिक जीवन में अपनी पढ़ाई करते हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं वैसे वैसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो
और उसके बाद फिर हमने कंप्यूटर के, फिर हम कंप्यूटर के लाभ, हमने कंप्यूटर का उपयोग देख लिया। फिर कंप्यूटर से हमारे पास जो हानियां हो रही हैं, कंप्यूटर का जो दुरुपयोग हो रहा है, हम उसको भी लिख सकते हैं वहां पर। ठीक है, अब उपसंहार में हम अपनी जो बातें लिखेंगे कि इससे हमें क्या समझ में आया कि कंप्यूटर का उपयोग तो हम कर सकते हैं। मैंने अब यहाँ पर मैं कंप्यूटर से समझा रही हूँ कि कंप्यूटर के उपयोग तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा में, और अगर कहें कि समझदारी से, चालाकी से उसका उपयोग किया जाए तो ऐसे उसका उपयोग करना उचित है। मतलब कि समझदारी से, हमें नहीं पता होता है तो कभी कभी होता है हम फ़ोन यूज कर रहे हैं, नया नया फ़ोन मिला, नहीं समझ में आ रहा है, अभी पहली बार यूज कर रहे, नहीं पता है, तो सब कुछ डिलीट हो जाता है। तो वही है कि कंप्यूटर का उपयोग, और आप देखते हैं कि कंप्यूटर से या फिर इंटरनेट से या फिर ऐसी ऐसी साइट्स आ गई हैं कि लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, दूसरे का फिल्टर से कैसे कैसे फोटो फ्रेमिंग होता है, ऐसे फोटोशॉप करके लगा देते हैं। तो ये सब उसका दुरुपयोग है, लोग उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। जहाँ हम पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं वहाँ कोई उसका दुरुपयोग भी कर रहा है, तो इससे हम उसकी हानियाँ या उसके दुरुपयोग से हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जब एक फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो लिखना आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। ठीक, अब ऐसे नहीं कि आपने बस, आपको मिल गया कंप्यूटर, अब आप उस पर पूरा जितना आपको आ रहा है लिखना शुरू कर दिए। तो कंप्यूटर जैसे किसी भी टॉपिक पे लिखने का एक तरीका होता है कि हम उसको कैसे कैसे एक नियमबद्ध तरीके से लिखें। ठीक है, और अगर आप लिख रहे हैं, और देखिए, और जो आपके ध्यान में देने की बातें हैं, आपके ध्यान में देने वाली बातें, वो क्या हो सकती हैं? ध्यान देने वाली बातें क्या होंगी? आप ध्यान देने में क्या देख सकते हैं कि हमें किस चीज का ध्यान रखना होगा? स्वच्छता का। ठीक है, कि साफ सुथरा, स्वच्छ लिखना होगा, और सरल भाषा का प्रयोग। वैसे भी आपको कठिन भाषा तो, हिंदी के कठिन शब्द मुझे नहीं लगता नहीं आते होंगे, लेकिन फिर भी जैसे सरल भाषा के प्रयोग, लेकिन ऐसे आपको शब्दों का जो सही चुनाव करना होता है। ठीक है, शब्दों का सही चुनाव। शब्दों का सही चुनाव का अर्थ होता है कि अब जैसे कई शब्द होते हैं, एक ही वस्तु के कई शब्द होते हैं, तो आपको कौन सा शब्द सटीक होता है या कौन सा शब्द सही होता है, कौन सा शब्द मर्यादित होता है, आपको वैसे शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक, अब ऐसे घरेलू शब्दों का, या जो हम रोज उपयोग करते हैं, कुछ भी कह देते हैं उसको, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। अब ये आपको समझ में कैसे आएगा? आप जब लिखेंगे दो चार बार निबंध को, आप जब खुद से लिखेंगे, ठीक है, किसी टॉपिक पे आप जब खुद से सोच के निबंध को लिखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि आपने कहाँ कितनी गलती की, तो फिर आप उसमें सुधार कर सकते हैं। और देखें तो क्या होता है, एक सीमित सीमित उसकी जो निबंध होता है वो सीमित शब्द होते हैं, उसके सीमित शब्दों में हमें क्या होता है, सीमित शब्दों में लिखना होता है। अब ये नहीं कि आप 6-7 पेज का निबंध ही लिख डालेंगे। ठीक, तो उसके जो शब्दों की सीमा होती है उसको भी आपको ध्यान में रखना होता है। और स्वच्छता हो गया आपका, भाषा का सरल प्रयोग, आप कह सकते हैं आकर्षक शैली में लिखना चाहिए। ठीक है, आकर्षक शैली में लिखना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे, मतलब कुछ आपको 6-7 या ऐसे आपको तैयार करने हैं जिसमें क्या हो कि आकर्षक शैली, मतलब कोई ऐसा एक कोटेशन हो जो आप वहां पर लिख दें तो वो अच्छा लगे। ठीक है, कोई एक कोटेशन हो जो वहां पर आप लिखते हैं, जैसे कि आप कोई भी टॉपिक लेते हैं तो उसमें आप जब किताब में देखेंगे तो उसमें कोटेशन लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा कोटेशन, मुहावरों या फिर बहुत ज़्यादा पंक्तियों का प्रयोग नहीं करना है। बस अगर आप
एक निबंध लिख रहे हैं तो उसमें एक, बस एक निबंध के लिए एक याद कर लीजिए, बहुत है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निबंध लिखने का तरीका समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको निबंध लिखने के तरीके का क्या है कि शब्दों की जो संख्या है आपको पहली तो वो सीमित रखनी है, और जो अपनी भाषा का प्रयोग करना है वो शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है और सरल भाषा का प्रयोग करना है, और आपकी जो लेखनी है वो भी स्वच्छ होनी चाहिए। ठीक है, और सीमित शब्दों का प्रयोग करना है और शब्दों का सही चुनाव करना है, और शैली को आपको आकर्षक बनाना है और सरल और सुगम भाषा का प्रयोग करना है। और ऐसा लिखिए कि जैसे हेडिंग डाल के लिखते हैं तो क्या होता है, देखने में अच्छा लगता है, तो ऐसा लिखिए कि वो उसकी शैली, जो लिखने की शैली है वो भी आकर्षक लगे। तो पहले आप भूमिका बनाएंगे किसी भी टॉपिक की, सब्जेक्ट, कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है उसकी भूमिका बनाएंगे, उसका प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद आप उसकी जो विषय वस्तु है उसको लिखेंगे। अब विषय वस्तु में आप अलग अलग हेडिंग डाल के 3 से 4 हेडिंग की विषय वस्तु लिख सकते हैं। उसके बाद उपसंहार में ये आपका मत वहां पर देना होता है। ठीक है, तो एक तरह से निबंध लिखने का होता है क्या कि आपकी व्यक्ति के जो समझ है वो कितनी है, उस टॉपिक पे आपकी समझ कितनी है, इसलिए निबंध दिया जाता है लिखने के लिए। अब निबंध आप रट के नहीं लिख सकते हैं, मतलब इतना देख लीजिए, आप थोड़ा सा देख लीजिए उसको, लेकिन आप कहिए कि आप रट के जाएं तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो निबंध आपकी जो व्यक्ति के क्षमता है या व्यक्तिक सोचने की जो क्षमता है वो कितनी डेवलप हुई है वो देखते हैं। ठीक है, तो निबंध लिखने का तरीका हमने समझ लिया। अब एक फॉर्मेट देख लेते हैं, एक निबंध देख लेते हैं, फिर आगे मैं बताऊंगी आपको। जैसे मैंने यहाँ पर निबंध लिखा है, दिया है कि पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण पे। ठीक है, अब आपसे सिर्फ पर्यावरण संरक्षण दे सकता है, वृक्षारोपण दे सकता है, तो सब में लगभग यही निबंध चलेगा पर्यावरण के बारे में। तो हमें इसमें क्या दिया है, संरक्षण दिया है और कैसे वृक्षों का रोपण करना है। ठीक है, अब इस पे निबंध लिखने के लिए दिया है, तो देखिए ये कोटेशन एक डाला गया है इसमें कि जो पाषाण के बदले पुष्प और फल दे, जो कुल्हाड़ी के बदले गृह को सजाए, वह वृक्ष देवता धन्य है। वृक्ष के ऊपर से जड़ तथा अंदर से संवेदनशील है। वृक्ष ऊपर से जड़ है, हमें जड़ दिखाई देता है, लेकिन वो अंदर से क्या है, संवेदनशील होता है। वृक्ष एक तरह से उसके अंदर भी जान होती है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऊपर से तो हमें वो जड़ दिखाई देता है, वो चलता नहीं है, लेकिन वो अंदर से संवेदनशील होता है। अब इसकी रूपरेखा बनाया गया है, देखिए पहले प्रस्तावना है, फिर क्या है, इसके लाभ हैं पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, लाभ हैं पर्यावरण के, फिर उसके अप्रत्यक्ष लाभ हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, और एक प्रत्यक्ष लाभ है जो हमें सीधे दिखाई दे जाते हैं। फिर वृक्षों की कटाई की स्थिति, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वृक्षारोपण लगाना है, वृक्ष लगाने हैं, तो इसलिए वृक्षों की कटाई की स्थिति, और वन महोत्सव दिया है हमने, और फिर उपसंहार लास्ट में। ठीक है, तो पहले प्रस्तावना आएगा, तो प्रस्तावना में क्या लिखा है कि हमारा देश भारत प्रकृति का पालना है। प्रकृति का क्या है, पालन करता है। जितनी प्राकृतिक चीजें भारत में है उतनी कहीं और नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक छटा रमणीय, आकर्षक एवं मनभावन है। सुदूर देशों में निवास करने वाले मनुष्य जब यहाँ की प्राकृतिक सुषमा को निहारते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनके मुख के में सहसा ये शब्द उच्चारित होने लगते हैं कि यदि धरती पर कहीं भी स्वर्ग है तो कहाँ पर है, तो यहीं पर है, भारत में है। यहाँ के वन पर्वतों की हरियाली और छटा दर्शनीय है। तो यहाँ पर जब प्राकृतिक संरक्षण के बारे में, तो हमने यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्रकृति के बारे में बताया है, भारत की प्रकृति के बारे में बताया है। तो ऐसे ही अब जैसे कंप्यूटर है तो आप वहाँ पर कंप्यूटर के बारे में, या विज्ञान है तो भारत ने कितनी वैज्ञानिक प्रगति की है, तो थोड़ा सा बताएंगे कि आधुनिक युग में विज्ञान का ऐसी प्रगति है। ठीक है, तो अब इसके प्रत्यक्ष लाभ देखते हैं। प्रत्यक्ष लाभ क्या है कि वनों के प्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत से लाभ दिखाई देते हैं। पशुओं के चारा, भारत एक जो है कृषि प्रधान देश है, कृषि पशुओं पर ही आश्रित है। इन पशुओं का पालन पोषण वृक्षों के पत्ते, हरी घास पर ही निर्भर है। जो गाय भैंस जंगल की हरी हरी घास चरकर आती हैं, उनके दूध की मात्रा बढ़ी हुई देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष लाभ हो गया कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, और कृषि के लिए या फिर खेती के लिए हमें जीव जंतु जानवरों की आवश्यकता है, और जो जानवर हैं वो क्या खाते हैं, हरी घास खाते हैं। ठीक है,
पशुपालन करते हैं हम तो जानवर हरी घास खाते हैं, तो उसके लिए हरियाली आवश्यक है, प्रकृति आवश्यक है, प्रकृति आवश्यक है। ठीक है, मूल्यवान लकड़ी की, ठीक है। हम अब आप जैसे याद करते हैं इसको, ऐसे आप देखते हैं तो आपको बहुत नहीं देखना है। अब आपने प्रस्तावना में समझ लिया क्या है, अब आप प्रत्यक्ष लाभ में ऐसे याद करिए, बस एक कोटेशन, मतलब कि एक शब्द है ऐसे याद करिए कि पहला तो पशु पक्षी हो गया, पशु हो गए, जानवर हो गए, और दूसरा हो गई मूल्यवान लकड़ियां हमें प्राप्त होती हैं। अब फिर तीसरा हम आय के स्रोत में क्या देखेंगे कि आय का स्रोत समझ लेंगे। सरकार जो है वो उससे क्या लिखा है कि वनों से जो प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं उससे सरकार क्या करती है, पैसे कमाती है, उसको दूसरी जगहों पे भेज करके सरकार पैसे कमाती है। तो बस ऐसे ऐसे करके याद कर लेंगे। अब मैंने क्या लिखा है क्या नहीं, इससे बहुत ज़्यादा उसको दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। बस ऐसे ऐसे याद करेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा, और फिर उसको एक दो बार लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए तो और सही से हो जाएगा, ठीक है। तो मूल्यवान लकड़ी की प्राप्ति, वनों से हमें अन्य अन्य अनेक प्रकार की मूल्यवान लकड़ियां जैसे शीशम, सागौन और आम की लकड़ियां मिलती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के फर्नीचर, मेज, कुर्सी, सोफा सेट, खिड़की, दरवाजे आदि बनाए जाते हैं। अब मूल्यवान लकड़ियां भी मिलती हैं और फिर मजबूत लकड़ियां भी मिलती हैं। मूल्यवान लकड़ियां जैसे चंदन हो गई, ठीक है, और मजबूत लकड़ियां जैसे शीशम हो गया, सागौन हो गया, आम की लकड़ियां जो हैं हम पूजा में प्रयोग करते हैं। तो इससे हमें जो शीशम और सागौन से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, मेज, कुर्सी, सोफा सेट, जितनी भी लकड़ियां के सामान हैं सब बन जाते हैं। और आय के स्रोत, प्रकृति से क्या है, आय का स्रोत भी है एक तरह से। वन राष्ट्रीय सरकार की आय का स्रोत है। वन क्या है, राष्ट्रीय सरकार की आय का स्रोत है। वनों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को सरकार विक्रय करके करोड़ों रुपया कमा लेती है। यह धन हमारे देश की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को साकार करने में व्यय किया जाता है, ठीक है। तो जो आगे हैं वो विभिन्न मूल्यवान पदार्थों की खान। वन से हमें अनेक मूल्यवान पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे रबर, चंदन, गोंद तथा अनेक प्रकार के फल, विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक औषधियाँ, नीम, तुलसी और वनों की गोद में दृष्टिगोचर होती हैं। ये सभी कहाँ है, वनों की गोद में या वन में हमें दिखाई देती हैं। वन का अर्थ ये सभी प्राकृतिक चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति की देन है, ठीक है। तो फिर खाद का स्रोत, खाद का स्रोत कैसे हो गया, वनों से हमें खाद भी प्राप्त होता है जो कृषि का उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। वनों के बांस से कागज बनाया जाता है, ठीक है। अब उन्हीं से कागज भी बनाया जाता है, और उन्हीं सूखी पत्तियों को हम अगर ढेर को बना दे तो उसी से खाद बन जाता है, ठीक है। तो ये सभी हमारे पास प्रत्यक्ष हो गए। और एक यहाँ पर पर्यटन स्थल भी है, इससे भी सरकार को पैसा मिलता है, पर्यटन स्थल बना दे तो। लेकिन यह पर्यटन स्थल क्या है कि भारत में के वन आज पर्यटन का आकर्षक केंद्र बन गए हैं। आज 1000 की संख्या में देसी एवं विदेशी पर्यटक वनों की ओर पर्यटन की दृष्टि से आते हैं। यहाँ की वनों की प्राकृतिक सुषमा दर्शनीय है। और जो आगे है वो क्या है, वृक्षों की हरियाली प्रसन्नता का प्रतीक, ठीक है। हरे भरे वृक्षों को देखकर मानव का मन मयूर नृत्य करने लगता है। इस प्रकार वन मानव की प्रसन्नता का प्रतीक भी है। ये सभी वन के प्रत्यक्ष लाभ हो गए। और जो इसके अप्रत्यक्ष लाभ हैं, अप्रत्यक्ष लाभ क्या है कि वन या पेड़ पौधे कह सकते हैं, पेड़ जो है वो आंधी तथा तूफान को रोकते हैं, उनको रोकने में सहायता प्रदान करते हैं, प्रदूषण को रोकते हैं, ठीक है। प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे कट रहे हैं और हम ऐसे आधुनिक चीज़ों का या कहे वैज्ञानिक चीज़ों का, यंत्रों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। रेगिस्तान के विस्तार पर अंकुश लगाते हैं, जहाँ पर वन होगा वहाँ पर रेगिस्तान खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वन रेगिस्तान के विस्तार पर अंकुश लगाते हैं, तापक्रम का संतुलन बनाए रखते हैं। वन जो होते हैं वे तापक्रम का संतुलन बनाए रखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और पर्यावरण को शुद्ध करने में भी सहायक होते हैं। वन पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं, हमारे वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। नदियों की गति को प्रवाहमान बनाते हैं। नदियों की जो गति होती है, जहाँ पर वन होते हैं वहाँ पर नदियाँ जो हैं वो अपने अथाह स्वरूप में या कहें बहुत उद्गार में नहीं होती हैं,
और जब से ये पेड़ पौधे कटने लगे उस समय से जब बारिश होती है तो नदियाँ क्या होती हैं, एकदम उद्गम पर होती हैं और आसपास के गांवों में बाढ़ आ जाती है। और वही जब सूखे का समय आता है, गर्मी का समय होता है, तो नदियाँ एकदम संकरी हो जाती हैं, एकदम छोटी हो जाती हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, अब ये वनों की कटाई के कारण ही ऐसा होता है। तो इसीलिए बताया गया है कि नदियों की गति को प्रवाहमान, एकदम नदियाँ जब बारिश होगा तो उनकी उद्गम स्थिति को वन जो है वे रोक देते हैं, पेड़ों की जड़ें उन्हें उफान मारने से रोकती हैं। ठीक है, वातावरण को मनभावन तथा सरस बनाते हैं। पेड़ पौधे हम देखते हैं तो हमें क्या होता है, प्रसन्नता मिलता है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि वातावरण को मनभावन और सरस बनाते हैं। वर्षा में सहायक हैं क्योंकि मानसूनी हवाओं को रोकते हैं। ठीक है, ये मानसूनी हवाओं को पेड़ पौधे रोकते हैं, ये वन रोकते हैं और फिर वहीं पर वर्षा हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं वृक्ष की कटाई एवं स्थिति, वृक्षों की कटाई के बारे में। तो वृक्षों के कटान से आज देश और समाज के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। पहले हमने क्या देखा कि प्राकृतिक प्रस्तावना में हम प्रकृति के बारे में जाने, अब फिर हमारे प्रकृति से हमें लाभ और प्रकृति से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लाभ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे उसके दुष्परिणाम। ठीक है, उसके दुष्परिणाम का अर्थ है कि वृक्षों के कटने से हमें क्या झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने तो अब तक उसकी अच्छाइयों के बारे में देखा, अब जब वृक्ष कट गए तो हमें क्या झेलना पड़ रहा है। तो इसलिए वृक्षों की कटाई और स्थिति, इसी प्रकार हम सभी टॉपिक पे लिखते हैं। तो वृक्षों की कटान से आज देश और समाज के लिए भयावह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वर्तमान समय का मानव बहुत अधिक स्वार्थी हो गया है, वह केवल अपने लाभ के बारे में ही चिंतित रहता है। इस कारण वह वृक्षों को काटने में प्रयासरत है। वृक्षों के काटने से धरती की उत्पादन क्षमता कम हो गई है, भूमि क्षरण हो रहा है, बड़े बड़े गड्ढे तथा खाइयां बन गई है। मनुष्य अब क्या कर रहा है, वृक्षों को काटने लगा है और वृक्षों को काट काट के फैक्ट्रियां बन रही हैं, बड़े बड़े घर बन रहे हैं। तो इस तरह से नगरीकरण का विकास हो रहा है, नगरों का विकास हो रहा है। ठीक है, और वन जो है वो थोड़ा सा जहाँ हम रहते हैं उसे थोड़ा सा दूरी पे होता है, तो फैक्ट्रियां भी वही दूरी में बनाई जाती हैं कि जहाँ पर वन हो, जहाँ पर कोई ना रहता हो। तो इसलिए वनों का भी क्षरण हो रहा है और फैक्ट्रियों से क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहे हैं और वन है वो हमारे प्रदूषण को रोकते हैं और वन खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रदूषण बढ़ रहा है और उसको रोकने वाला भी कोई नहीं है। ठीक, अब वन महोत्सव, वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई देखिए। वनों का महत्व सर्वविदित है, वनों की असंख्य लाभ हैं। इसी तथ्य की दृष्टिपथ में सन 1950 में वन महोत्सव का कार्यक्रम संपूर्ण देश में आयोजित किया गया था। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण को एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रतिपादित किया था। तभी से वृक्षारोपण कार्यक्रम राष्ट्र की एक मुख्य धारा से जुड़ गया, लोग इसके महत्व को भली प्रकार से आंकने लगे। ठीक है, ठीक है, तभी से 1950 से इंदिरा गांधी के प्रयास से जो है वन महोत्सव आरंभ हुआ और तभी से लोग वनों के महत्व के बारे में थोड़ा समझने लगे। फिर भी आज भी वृक्षों की कटाई अपनी चरम सीमा पर है। ठीक है, उपसंहार में देखते हैं कि वृक्ष मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी एवं आवश्यक है। इनसे मानव को नैतिक शिक्षा भी प्राप्ति होती है, मानव को नैतिक शिक्षा की भी प्राप्ति होती है। निराशा के क्षणों में वृक्ष मानव को धीरज और साहस प्रदान करते हैं। वृक्ष हमारे परोपकार की शिक्षा भी देते हैं। वृक्ष हमें कैसे शिक्षा देते हैं, परोपकार की शिक्षा देते हैं। वृक्ष किस प्रकार से परोपकार की शिक्षा देते हैं बताइए, वृक्ष हमें किस प्रकार से परोपकार की शिक्षा देते हैं, किसी के समझ में आ रहा है? परोपकार, पर उपकार, दूसरों पर उपकार करना। क्योंकि वृक्ष जो है क्या है, खुद छाया नहीं रहते, खुद धूप में रहते हैं और दूसरों को छाया प्रदान करते हैं। ठीक है, और फल उन्हीं पे लगते हैं लेकिन वे फल नहीं खाते हैं, खुद फल उनका फल जो है वो दूसरे खाते हैं। तो इसलिए हमें वृक्ष जो है वो परोपकार की शिक्षा देते हैं। ठीक है,
भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में वृक्षों में देवत्व का वास बताया गया है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में क्या है? वृक्षों में देवता को बताया गया है। पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, आम की लकड़ियां काम आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसमें आध्यात्मिक दृष्टि से भी वृक्षों को क्या बताया गया? देवता बताया गया है। धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य वृक्षों की पूजा करता है, ठीक है। हमारी राष्ट्रीय सरकार वृक्षों के संरक्षण के लिए कृत संकल्प है। अतः आशा है कि वह दिन दूर नहीं है जब भारत की वन संपदा अपनी सुरभि को बिखेरती हुई देश के वातावरण को मधुरता एवं सुरभित बनाएगी, ठीक है। तो आपका ये ऐसे हमें लिखना है, ठीक। ऐसे जैसे यहाँ पर हमने लिखा है वृक्षारोपण के बारे में, प्रकृति के संरक्षण के बारे में, कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना है, हमें प्रकृति के क्या क्या फायदे हैं और किस प्रकार से, अगर हम देखा जाए इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति का संरक्षण किया जाए या वृक्षारोपण करने के क्या फायदे हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। और प्रकृति का संरक्षण हम किस प्रकार से करते हैं कि वनों को नहीं काटें और अनेक वृक्षों को लगाएं। तो इसमें आप उपसंहार में लिख सकते हैं कि इसलिए हमें और वृक्षों को लगाना चाहिए और वन की कटाई पर या वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब हम देखते हैं आगे, जैसे आपका अनुशासन है, यहाँ पर आपका दिया गया है दूसरा वाला क्या है? अनुशासन। अब अनुशासन में प्रस्तावना लिखेंगे, फिर अनुशासन का अर्थ क्या होता है, अनुशासन का अर्थ लिखेंगे, फिर दैनिक जीवन में अनुशासन का महत्व, ठीक है। और ये दूसरा है दैनिक जीवन में अनुशासन, अनुशासित रहने के तरीके और अनुशासन कैसे सीखें, ठीक है। तो जब प्रस्तावना लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि अनुशासन का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अनुशासन के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, चाहे कार्यालय हो, ठीक है, कार्यालय हो, घर हो, या हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हो, ठीक है, स्कूल हो, विद्यालय हो, तो हर जगह अनुशासन बनाकर रखना चाहिए। या अनुशासन के बिना हमारा जीवन जो है वो सुखी नहीं हो सकता है, ठीक है। जब तक हम अनुशासित नहीं रहेंगे तब तक हम अपने कार्य में प्रगति भी नहीं कर सकते हैं, अपना कार्य भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। अगर हम समय से उठेंगे नहीं, समय से खाएंगे नहीं, समय से स्कूल नहीं जाएंगे तो हम क्या होंगे? लेट हो जाएंगे और फिर वहां से वापस आना पड़ेगा। या फिर अगर हम घर ही रहते हैं, अगर आप समय से, अगर जो भी क्लासेस से अगर आप समय से नहीं देखते हैं तो क्या होगा? आप लेट हो जाएंगे, तो फिर आपके लिए वो क्या होगी? इकट्ठी होती चली जाएगी। तो इसलिए अनुशासित रहना बहुत ज़रूरी है कि जो आपको रोज़ पढ़ना है, रोज़ लिखना है, वो आप कर सकते हैं। और ऐसे ही कार्यालय हुआ, अगर आप 10 बजे नहीं जाते हैं, अगर आप 12 बजे जा रहे हैं, तो आपको 10 से 12 वाले जो कार्य हैं वो भी आप ही को करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप पे प्रेशर बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सुखी भी रहने के लिए इस तरह से अनुशासन महत्वपूर्ण है। और अनुशासन का अर्थ, अनुशासन किससे बना है? अनु प्लस शासन से बना है, अनु प्लस शासन, ठीक है। अनु प्लस शासन, अनु का अर्थ होता है पालन करना, शासन का अर्थ होता है नियम, पालन, और शासन का अर्थ होता है नियम। तो नियमों का पालन करना ही अनुशासन होता है, ठीक है। नियमों को पालन करना ही अनुशासन होता है। जब तक हम नियम को पालन नहीं करेंगे तब तक हम अनुशासित नहीं रहेंगे और प्रसन्न नहीं रहेंगे, सुखी नहीं रहेंगे, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य का है सामाजिक प्राणी है, और समाज में रहने के लिए उसे क्या करना होगा? अनुशासन में रहना होगा, उसे अनुशासन में रहना होगा। का अर्थ है कि समाज में जितने भी नियम हैं, समाज के जितने भी नियम हैं वो मनुष्य को मानने होंगे। तो इसलिए अनुशासन महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आपका है कि जीवन में अनुशासन का महत्व। जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है कि अगर हम अपने दैनिक जीवन में अनुशासन को नहीं लाते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं उसके नियम हमें नहीं पता है, ठीक है, उसके नियम नहीं पता है हमें, तो वो कार्य हमसे सही तरीके से नहीं होगा, ठीक है। अगर हम अनुशासित रह के उस कार्य को नहीं करते हैं तो वो कार्य सही समय पर पूर्ण नहीं होगा, तो क्या होगा? इससे हमारे लिए ही खतरा हो जाएगा, ठीक है। और
क्या होता है कि अनुशासन जो होता है वो आपकी चीज़ों को या आपके कार्यों को बहुत आसान बना देता है। अगर हमें कोई भी कार्य मिला है, अगर हमें होमवर्क ही मिला है, मान लीजिए 10 पेज का, 3 दिन की छुट्टी है, अगर हम अनुशासित नहीं रहे, हमने नियम के हिसाब से नहीं सोचा कि हर दिन 3-3 पेज कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम, या फिर 4-4 पेज कर लेंगे हो जाएगा हमारा काम, लेकिन अगर हमने नहीं किया, हमने कहा अरे होता है चलो हो जाएगा हो जाएगा, और फिर क्या है, लास्ट में छुट्टी खत्म हो गई तो हमें सब एक ही दिन करना पड़ेगा, या फिर हम नहीं करें तो ये हमारे लिए ही खतरा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जीवन में आपके अनुशासन का महत्व हो गया। अब देखते हैं दैनिक जीवन में अनुशासन। तो जीवन में अनुशासन या हम कहें दैनिक जीवन में अनुशासन, तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, दैनिक जीवन में अनुशासन का महत्व या फिर कहिए कि जीवन में अनुशासन का महत्व। अब अनुशासित रहने के तरीके, हम अनुशासित कैसे रहें? अनुशासित रहने के क्या तरीके हो सकते हैं कि हम व्यर्थ की चीजों पर ध्यान ना दें। ठीक है, और जो हमने अपने तरीके बनाए हैं, अपने नियम बनाए हैं, हम उसके अनुसार अपने कार्यों को करें। ठीक, उसके अनुसार जब हम अपने कार्यों को करेंगे तो हमारे कार्य जो हैं वो सही समय पर पूर्ण हो जाएंगे। जैसे कि अपने कार्यों पर हमें क्या करना है, नियंत्रण रखना है, अपनी अपनी समझ पर, अपनी चंचलता पर नियंत्रण रखना है। ठीक है, और अपने कार्यों में लगन होनी चाहिए। ठीक, लगन होनी चाहिए हमें किसी कार्य को करने की। तो इस तरह से हम अनुशासित रह करके अपने कार्य को कर सकते हैं। ठीक, और अनुशासन कैसे सीखें? अनुशासन हम कैसे सीख सकते हैं? अनुशासन हम दूसरों को देख करके सीख सकते हैं। हमारे माता पिता हैं, ठीक, रोज वही काम करते हैं, रोज वही जाना है, माता है कहीं जाती हैं या कोई काम करती हैं या फिर घर में काम करती हैं तो रोज उन्हें वही काम करना है, पिता हैं तो उन्हें रोज वही कार्य करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम अनुशासन सीख सकते हैं। और फिर आपका आता है उपसंहार। तो उपसंहार में हम क्या लिख सकते हैं कि जो अनुशासित व्यक्ति होता है वो सभी का विश्वास पात्र होता है। किस प्रकार से? क्योंकि वो व्यक्ति जो होता है वो हर कार्य को समय पर पूर्ण कर लेता है। ठीक है, वो हर कार्य को, अपने हर कार्य को समय से पूर्ण कर लेता है और अपने कठिन कार्यों को भी वो सरलता से कर लेता है। कैसे? उस पर नियम बना करके। ठीक है, उसमें नियम बना करके और अपनी लगन से वह अपने कार्य को पूर्ण कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या है, अनुशासित रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। जैसे अगला दिया है प्रदूषण। प्रदूषण के कारण और उसके निदान पूछता है आपसे। तो पहले हम प्रदूषण के बारे में लिख देंगे। ठीक है, प्रस्तावना में प्रदूषण के बारे में लिखेंगे कि किस प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण किस प्रकार से फैल रहा है? इंसानों के द्वारा। ठीक है, तो किस प्रकार से प्रदूषण जो, अरे पर्यावरण जो है वो मनुष्य का एक कोष होता है कह लीजिए, या मानव का जो है एक कोष होता है, लेकिन आज हम अपने उस कोष को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं विज्ञान के चलते, या अनेक अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने ही स्वार्थ के लाभ के लिए हम क्या कर रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं। ठीक है, और प्रदूषण को उत्पन्न कर रहे हैं। प्रदूषण के और भी कई उत्पन्न करने के कारण हो सकते हैं। प्रदूषण वाहनों से उत्पन्न होता है, प्रदूषण फैक्ट्रियों से उत्पन्न होता है, और ऊपर से वृक्षों का के कटाव से क्या है, प्रदूषण रोक नहीं पा रहा है, प्रदूषण पर रोकथाम नहीं हो पा रहा है। अब प्रदूषण का अर्थ पूछ रहा है। तो प्रदूषण किसको कहते हैं? प्रदूषण का अर्थ अर्थात कि प्रदूषण किसको कहते हैं? तो वातावरण या पर्यावरण में होने वाला विकार जो मनुष्य को हानि पहुंचाता है उसे हम प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो प्रदूषण से मनुष्य को अनेक प्रकार की हानियां या अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो फिर दे रहा है कि प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं? प्रदूषण के क्या कारण हैं? प्रदूषण का पहला कारण तो आपकी वैज्ञानिक क्रांति है। ठीक है, प्रदूषण के जो कारण है वो क्या है? पहला तो हम देख सकते हैं वैज्ञानिक क्रांति हो गई, औद्योगिक क्रांति हो गई, ठीक है, ये सभी प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। विज्ञान जो प्रगति कर रहा है वो क्या कर रहा है, प्रदूषण को एक तरह से बढ़ावा दे रहा है, और अनेक उद्योगों के लगने से क्या हो रहा है, वृक्षों का कटाव हो रहा है, और उससे जो निकलने वाले धुएं हैं
उससे क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। और वाहनों से, विज्ञान ने जो वाहन बनाए हैं उससे क्या निकल, जो उससे CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो क्या करता है और भी वो हमारे लिए सांस लेने में घातक है। ठीक है। दूषित पर्यावरण से बचाओ। अब दूषित पर्यावरण से हमें बचाव किस प्रकार से हम करेंगे, तो दूषित पर्यावरण से बचाव किस प्रकार से हम कर सकते हैं। मैंने बताया कि जो विज्ञान की, एक तो विज्ञान क्रांति पे है, और जो औद्योगिक क्रांति आया उससे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति से आपके पास क्या हुआ, ये उद्योग कहाँ पे लगे, फैक्ट्रियां कहाँ पे लगी, ये जंगलों और वनों में लगी। ठीक है, जंगलों और वनों में लगी तो वहां से वृक्ष कट गए। और हमने आगे वृक्षारोपण में क्या देखा कि वृक्ष जो है वो प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। वृक्ष वो CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो जब इससे बचाव हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वृक्षारोपण लिखेंगे। ठीक है, मुख्य तो इसका हो गया वृक्षारोपण। और आप लिख सकते हैं कि जनसंख्या पर अगर हम नियंत्रण कर लें तो। ठीक है, और जलों को, या हम कहें नदियों और तालाबों को क्या करें, स्वच्छ रखें, जलों को स्वच्छ रखें, जिससे क्या होगा, बीमारियां नहीं फैलेंगी। ठीक है, प्रदूषण कम होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप पर्यावरण से या दूषित पर्यावरण का बचाव कर सकते हैं। ठीक, अब उपसंहार में हमको क्या लिखना है, तो उपसंहार में हम लिख सकते हैं कि जो वृक्षों का कटाव है, हमें वृक्षों के कटाव पर रोक लगाना चाहिए और पर्यावरण को दूषित होने से बचाना चाहिए। सरकार ने भी वाहनों पर क्या है, एक आवाज पर, उनकी आवाज पर या तेज ध्वनि पर जो है वो नियंत्रण लगा दिया, क्योंकि वाहनों की तेज ध्वनि से भी क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। ठीक है, और राष्ट्रीय सरकार ने भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक प्रयास किए हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, या अपनी तरफ से जो भी प्रयास हो सके उसको करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम उपसंहार में लिख देंगे। अब आपका अगला टॉपिक है इंटरनेट, आज के जीवन की आवश्यकता। इंटरनेट जो है वो आज के या आधुनिक युग के जीवन की एक बहुत ही आवश्यक चीज है। ठीक है, तो हमें अगर इंटरनेट के बारे में पूछता है तो फिर पहले ही हम प्रस्तावना बनाएंगे, उसकी थोड़ी सी भूमिका बनाएंगे, इंटरनेट के बारे में लिखेंगे, फिर इंटरनेट का परिचय देंगे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, और इंटरनेट से हमारे लाभ क्या हैं, हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं इंटरनेट से। समाचार पत्र आते हैं। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से हम न्यूज़ देख सकते हैं, समाचार पत्र। और शिक्षा के क्षेत्र में, या हम कहें जो किताबें या जो पुस्तकें हमें कहीं नहीं अपने आसपास नहीं मिलती, वो हम इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर क्या हो सकता है, इंटरनेट के लाभ, संगीत सुन सकते हैं। ठीक है, संगीत हो सकता है। और क्या हो सकता है, कोई भी सूचना हो, समाचार पत्र हो, ये सभी हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। और आज के जीवन की आवश्यकता, इंटरनेट आज के जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट के माध्यम से हमें मिलनी चाहिए, मिल रही हैं। आज हम पैसे का ट्रांसफ़र भी इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, अर्थात दैनिक जीवन में जो है इंटरनेट का प्रयोग है। तो यही आज के जीवन में कह रहा है। तो दैनिक जीवन में हम इंटरनेट का प्रयोग क्या करते हैं, कोई भी सूचना, समाचार पत्र पढ़ने के लिए। ठीक है, और हम कहीं भी हैं, स्वास्थ्य केंद्र में या कहीं भी, उसका अपना पंजीकरण कराते हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। ठीक, और क्या कर सकते हैं, पैसे का ट्रांसफ़र हो गया। तो ये सब आज के जीवन में इंटरनेट की आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ती है। ठीक है, तो इंटरनेट की आवश्यकता में हम ये सभी चीज़ें लिख देंगे। अब उपसंहार आपसे कह रहा है, उपसंहार में हम क्या कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि आज के दैनिक जीवन में या आज के आधुनिक युग में हमें इंटरनेट की आवश्यकता है। और इंटरनेट का सहयोग लेने के लिए जो हमें है, इंटरनेट का सहयोग लेना चाहिए। लेकिन इंटरनेट के सहयोग के साथ हमें समझदारी से इंटरनेट का प्रयोग करना चाहिए। जितना ही ये वो है, जितना ही ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उतना ही ये खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है, अब आपके पास आ गया विज्ञान, वरदान या अभिशाप। विज्ञान आपके लिए क्या है, वरदान है या अभिशाप है। तो पहले हम विज्ञान के बारे में लिखेंगे
क्या लिखेंगे कि विज्ञान जिस प्रकार से कोई भी वस्तु होती है जो उसका कुछ वरदान होता है, कुछ उसके परिणाम होते हैं अच्छे परिणाम, तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, इसी प्रकार से विज्ञान भी है, जो क्या है एक तरह से ज्ञान ही है, लेकिन वो क्या है एक तरह से अगर कुछ क्षेत्रों में आप देखें तो वो हमारे लिए अभिशाप बन गई है। ठीक है, अगर हम उसका प्रयोग समझदारी से नहीं कर रहे हैं तो क्या है अभिशाप बन गई है। अब विज्ञान की देन, विज्ञान की क्या देन है या विज्ञान क्या क्या दिया है। तो विज्ञान हमें क्या क्या दिया है, विज्ञान हमारे जीवन में मनोरंजन देता है, संगीत देता है, ये सभी विज्ञान की देन है, रेडियो है, कंप्यूटर है, ठीक है, ये सब क्या है विज्ञान की देन है। और हमें गर्मी में ठंडी महसूस होती है और ठंडी में हम पानी गर्म कर सकते हैं, गर्मी का एहसास ले सकते हैं, तो ये सभी क्या है ये सब विज्ञान की देन है। आज हम कृत्रिम बारिश कर सकते हैं, ये सभी क्या है विज्ञान की देन है। बड़े बड़े बम ये सभी जो बनाए गए हैं ये सभी विज्ञान की ही देन है एक तरह से। ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हो सकता है, हम जो है जैसे कि किसी का हृदय हम ट्रांसप्लांट करते हैं, हृदय प्रत्यारोपण कह सकते हैं आप, शल्य चिकित्सा हो गया, ठीक है, और फिर क्या हो गया एक्सरे हो गया, और जितने भी ये सभी चीज़ें हैं ये सब क्या है ये सब चिकित्सा के क्षेत्र में है। ठीक है, और प्लास्टिक सर्जरी हो गई, ये सभी क्या है विज्ञान की देन है। और कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नए नए खादें बन रही हैं, ये सब क्या है ये सब रासायनिक खादें जो बन रही हैं ये सब विज्ञान की देन है। ट्रैक्टर आ गए, फिर धान काटने की ये सब जो मशीनें आ गई हैं नई नई, तो इसमें क्या है ये सब आपके विज्ञान की देन है। मनोरंजन के साधन, ठीक, हम जब खाली समय में होता है तो क्या रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ये सब क्या है ये सब मनोरंजन के साधन है। और आप दैनिक जीवन में देख सकते हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, तो ये सभी हमें इससे क्या है विज्ञान की देन से ही हमें है। और दैनिक जीवन में हम देख सकते हैं, तो दैनिक जीवन में हम क्या कौन सी ऐसी चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं जो विज्ञान की देन है, तो आप लोग इसको बताइए। ठीक है, हम कुछ बता रहे हैं, कुछ आप लोग बताइए। जैसे कि क्या हो गया, फ्रिज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, फ्रिज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है, और आपकी मिक्सर है, कूलर है, एसी है, ये सब क्या है ये सब हमारे दैनिक जीवन की प्रयोग है। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, ये सभी चीज़ें विज्ञान की देन ही हैं। ठीक है, और फिर अभिशाप, अभी तो हमने वरदान को देखा है, अभी हमने क्या देखा वरदान को देखा, और पूछा है कि विज्ञान वरदान और अभिशाप हमें दोनों बताना है। विज्ञान के अच्छे परिणाम हम देख लिए, अब विज्ञान के हमें दुष्परिणाम भी बताना है। तो कोई भी चीज़ होती है हम देखते हैं, अगर उसके अच्छे परिणाम होते हैं तो दूसरी तरफ उसके दुष्परिणाम भी होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है, इंटरनेट हो गया। तो इसमें इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, विज्ञान के जो दुष्परिणाम है वे क्या है कि जैसे कि हमारे वाहन है, ठीक है, वाहनों से, वाहन तो बना दिया हमें जल्दी पहुंच जाने के लिए, लेकिन वाहनों से निकलने वाले धुएं और जो शोरगुल होता है वो हो गए। ठीक है, और हमने कृषि के क्षेत्र में जो रासायनिक खादें हैं वे जाकर के अनेक बीमारियां पैदा कर रही हैं। ठीक है, और मनोरंजन की तो छोड़ ही दीजिए, ठीक, और जो अनेक बम, एक विस्फोटक बम जो बनाए गए हैं वो क्या है, वो ही मानव का बनाया हुआ, आपके लेसन में था ना, बिहार में शायद था, नहीं यूपी में था 12th में, विस्फोटक बम जो बनाए गए हैं, बम है वो क्या रखने के लिए तो बनाए नहीं गए हैं, बम जो बनाए गए हैं वो मानव के द्वारा ही बनाया गया, मानव की बनाई हुई चीज ही मानव का विनाश कर देती है। ठीक है, तो ये सभी क्या है ये सब विज्ञान के अभिशाप हैं। अब हम इसके उपसंहार को देख, तो हम उपसंहार में क्या लिखेंगे कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये किस पर वो करता है, डिपेंड करता है, किस पर आश्रित है, ये मनुष्य पर ही आश्रित है। मनुष्य ने ही विज्ञान को जन्म दिया है, और विज्ञान जब मनुष्य के हाथ में जाता है तो वो क्या होता है उसी प्रकार से कार्य करता है। आप जिस प्रकार से उसे यूज करेंगे, जिस प्रकार से आप उसके लिए उसके साथ कार्य करेंगे वो भी उसी प्रकार से कार्य करेगा। जब तक आप बम फोड़ेंगे नहीं तब तक वो विस्फोट नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप वाहनों का बहुत
कम प्रयोग करेंगे तो शोरगुल नहीं होगा, या फिर हम कहें कि प्रदूषण नहीं होगा। आप वृक्षों को काटेंगे नहीं तो प्रदूषण नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार से विज्ञान पर दोष देना कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान है, ये सही नहीं है। ये क्यों नहीं सही है? क्योंकि मनुष्य ही इसका प्रयोग कर रहा है और मनुष्य ने ही इसे बनाया है। विज्ञान मनुष्य के हाथ की कठपुतली है, तो इसका सही प्रयोग मनुष्य को करना चाहिए, तभी मनुष्य के लिए यह कल्याणकारी सिद्ध होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस उपसंहार में इसको इस प्रकार लिख देंगे। अब आपका कितने टॉपिक थे? तीन हो गया आपका। ये आपका चौथा था। ठीक है, ये आपका पांचवा था। ठीक, 5 हो गया। अब अगर पूछता है जैसे कि आपके प्रिय शिक्षक, ठीक है, तो आप इसमें प्रस्तावना डाल के पहले शिक्षक के बारे में बताइए कि मतलब शिक्षक क्या होता है। फिर आप वहां से हेडिंग डालिए कि मतलब कि आपका प्रिय शिक्षक कौन है और वो आपके लिए प्रिय क्यों हुआ, मतलब आप उसे सबसे ऊपर क्यों रख रहे हैं, उसकी कितनी क्वालिटीज हैं, ठीक है, उसकी क्या क्वालिटी है या शिक्षक के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो इसमें आप लिख देंगे। इस प्रकार से आप लिख देंगे आपके प्रिय शिक्षक। और आपका जैसे प्रिय त्योहार पूछ लेता है, ठीक है, तो आप अपने किसी एक त्योहार के बारे में, होली, दीपावली, छठ पूजा आ गई है, जैसे किसी भी त्योहार के बारे में आप वहां पर लिख सकते हैं। तो उसको भी आप ऐसे ही प्रस्तावना डाल के ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रिय शिक्षक, प्रिय त्योहार पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है? अगर मान लीजिए ये पूछ सकता है कोरोना वायरस, ठीक, कोरोना वायरस या फिर महामारी पर आप देख सकते हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार देख सकते हैं, भ्रष्टाचार और फिर उसके रोकने के उपाय। अब भ्रष्टाचार पे आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ होता है, तो भ्रष्टाचार हर जगह होता है। ठीक है, तो नेताओं के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार, या बैंकों में हुए भ्रष्टाचार, शैक्षिक क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, शैक्षिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार किस प्रकार से, जो पेपर लीक होते हैं, ये भ्रष्टाचार हो गया। तो इस प्रकार से आप भ्रष्टाचार पर लिख सकते हैं। और आपके पास और क्या हो सकता है? एक आप लिख सकते हैं महंगाई। ठीक है, महंगाई पर भी आ सकता है। ठीक है, महंगाई की समस्या, महंगाई किस प्रकार से बढ़ी, या जनसंख्या वृद्धि पर भी आ सकता है। जनसंख्या वृद्धि में भी पहले प्रस्तावना डालेंगे आप, फिर जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, फिर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, या जनसंख्या वृद्धि के आप कारण लिख सकते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि में कारण क्या लिखेंगे? अशिक्षा, अंधविश्वास। अशिक्षा जो है ये इसका मुख्य कारण है, या हम कहें अंधविश्वास जो है। ठीक है, ये सभी इसमें आ जाएगा, जनसंख्या वृद्धि के कारण में आ जाएंगे। अब फिर जनसंख्या वृद्धि पर आप रोकथाम, किस प्रकार से रोकथाम लगाया जाए, उसको लिख सकते हैं। फिर आप उपसंहार लिख देंगे। इसी प्रकार से आप महंगाई की समस्या में भी लिख सकते हैं कि महंगाई बढ़ने के क्या कारण है। ठीक है, और तो आपका हो गया, भ्रष्टाचार पे भी हो गया प्रिय त्योहार, या आपके पास प्रिय त्योहार की जगह आपसे होली या दीपावली त्योहार पूछ सकता है तो आप उसको भी आराम से लिख सकते हैं, प्रिय शिक्षक। ठीक है, ये हो जाएगा। या तो आपसे बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, तो बेरोजगारी क्यों बढ़ती है, ये भी, इसका भी मुख्य कारण आपका शिक्षा हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गई। ठीक है, अंधविश्वास हो गया। ठीक है, तो ये सभी आपकी बेरोजगारी में बढ़ जाएंगे।
बेरोजगारी के कारण में हो जाएंगे। फिर आप बेरोजगारी पर नियंत्रण, या बेरोजगारी पर हम नियंत्रण कैसे लगा सकते हैं, अपना स्वयं का उद्यम खोल के हम कह सकते हैं, ठीक है, कि आप बता सकते हैं कि सिर्फ नौकरियों के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, स्वयं उद्यम खोल सके, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में जाके आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से आप निबंध लिख सकते हैं। और वैसे भी आपके ये जो 5-6 निबंध हैं, इसमें जैसे कंप्यूटर हो गया, और इंटरनेट हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, प्रदूषण हो गया, ठीक है, ये सब मेन टॉपिक हैं। और शिक्षक और त्योहार आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपका एक हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि एक देख लीजिएगा, बस बहुत ठीक है, ठीक है। तो ठीक, लिखने का तरीका आपका हर निबंध में, हर क्लास में वही रहता है। बस आपके पास शब्दों का चयन होना चाहिए, और शब्दों को सही तरीके से, और हमें कुछ चीज़ों के बारे में आता बहुत कुछ है, लेकिन उस समय हमें याद भी थोड़ा कम आता है, और उस समय लिखने का तरीका बहुत नहीं समझ में आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले से लिखना है, ठीक है, पहले से लिखना है। अब आप पहली बार जाके एग्जाम में लिखना शुरू करेंगे तो वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए पहले से 2-4 बार आप कम से कम 5-6 टॉपिक सेलेक्ट करके उस पर लिखिए, तो उससे क्या होगा, आपके 1-2 टॉपिक उसमें फंस जाएंगे। और कभी ऐसे चीज़ों का चयन नहीं करना चाहिए। आप वहाँ पर अगर गए, आपका जो पढ़ा हुआ मान लीजिए नहीं आया, तो आप वहाँ पर देखिए कि कौन सा सबसे सरल है, ठीक, कौन सी टॉपिक सबसे सरल है। मान लीजिए आप पढ़ के गए, आपको कुछ यहाँ पर मान लीजिए आपने शिक्षक और ये त्योहार नहीं पढ़ा, ठीक है, और आपके पास ये सब आपने पढ़ा, ये सब नहीं आया, अब शिक्षक या त्योहार ही आ गया, ठीक। और आप लेखक भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, प्रिय लेखक, अब प्रिय लेखक पूछ लिया, तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आपने जीवन परिचय पढ़ा है ना, जीवन परिचय पढ़ा है, तो उसमें जो सबका सबसे अच्छा जीवन परिचय आपको जिसका याद है, उसको आप अपने प्रिय लेखक में बनाकर लिख दीजिए। तो अगर आपको त्योहार, जिस त्योहार के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, उस त्योहार के बारे में आप लिख दीजिए। तो इस तरह से आप वहाँ पर लिख दीजिए। और आपने अभी आपके पास 4-5 टॉपिक आ गया, आपने वहाँ पर नहीं पढ़ा है, तो उसमें देखिए जिसके पास जो भी आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है, जिस टॉपिक पे आप थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, उस टॉपिक को चुनिए। ये नहीं कि ये टॉपिक ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ऐसे नहीं। जो कि कौन लेखक पे लिखेगा, त्योहार पे लिखेगा, इस पे तो बहुत सारे लोग लिख देंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग लिख देंगे, लेकिन शायद वो कंटेंट वो ना लिख पाए जो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो इसलिए आप उसी टॉपिक का चयन करिए, उसी टॉपिक को लीजिए अपने लिखने के लिए, जो आपके पास, आपको जो आप जिसको ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को लिखने की कोशिश करिए। और आप यहाँ से 5-6 टॉपिक को सेलेक्ट करिए, और 1-2 बार 3 बार आप उसको लिखिए, थोड़ा लिखने का अभ्यास करिए, तो आपका हाथ खुद ही बैठ जाएगा, और आपके सोचने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो खुद बढ़ जाएगी, ठीक। और इसीलिए मैंने सब कुछ लिख के नहीं दिया, सब कुछ लिखा लिखा है, वो क्या करेंगे आप सब देख लेंगे, रट लेंगे, तो इससे नहीं होने वाला है, ठीक है। अपने से थोड़ा सा लिखिए, मैंने फॉर्मेट बताया है, 1-2 मैंने समझाया भी, 5 लिखा था मैंने, पांचों मैंने समझाया कि किस प्रकार से आपको लिखना है, और कौन कौन से टॉपिक ऐड करने हैं, इसमें भी मैंने बता दिया है। तो आप लोग थोड़ा सा लिखिए, अभ्यास करिए, तो अभ्यास से क्या होगा कि आपका बन जाएगा, हाथ बैठ जाएगा, तो आप लिख लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आपका निबंध यहाँ पर समाप्त हो गया। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच।